गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आज से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, है ना। आपका बैच स्टार्ट हो चुका है ना। IITI TO ड्राफ्टमैन सिविल का, जिसमें नॉन टेक पार्ट भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। नॉन टेक पार्ट में कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, साथ में ऑटो कैड की क्लास भी चलेगी और कंप्यूटर का भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिले जुले चीज़ें होती हैं, तो समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा पढ़ाने का, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पहली बात तो आपके पास कम टाइम है, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम फैलाएंगे नहीं, मतलब कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बोला, कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे, यानी आपकी जो थ्योरी होगी वो सारी की सारी कवर होगी बिल्कुल स्पेशल तरीके से। अब क्लास को देखेंगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, PPT बना के। दूसरा ये रहेगा कि जैसे इसको क्लास में ओवर होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ना क्विकली एक बार रिवीजन करेंगे साथ में। इसके बाद हम क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस देंगे भी, क्वेश्चंस करवाएंगे भी। उन क्वेश्चंस को करना है, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन सब्जेक्ट चैप्टर के क्वेश्चन को भी करना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे वो थ्योरी, वो आपके शॉर्टकट के जो कमांड आपको याद रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो हम थ्योरी बताएंगे फिर क्वेश्चन को करवाएंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है बेसिक तरीके से, और बहुत ही कम टाइम के अंदर सारे के सारे कंप्यूटर का पूरा पार्ट कवर करेंगे। इसके अंदर हम बेसिक भी देखेंगे, बेसिक के अलावा MS ऑफिस का, चाहे वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल, इसको भी देखेंगे, टोपोलॉजी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, इंटरनेट भी देखेंगे। सब कुछ एक ब्रीफ में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोग द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है 9340888429 या फिर 7999720833 पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्पीड कम लगे तो 1.25 पे देखिएगा। अच्छा, कंप्यूटर का कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपका सी होता है ना, सी रिप्रेजेंट करता है कॉमनली को। सी क्या होता है? कॉमनली। ओ होता है ऑपरेटेड, एम होता है मशीन, पी होता है पर्टिकुलर, यू होता है यूज्ड, टी होता है ट्रेड, ई होता है एजुकेशन, ठीक है, आर होता है रिसर्च। तो कई बार पूछ लेता है कि क्या कंप्यूटर में टी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसको एक बार आपको देख लेना है। इसका जो डिफिनेशन है ये आपको जैसे जैसे कंप्यूटर आगे हम पढ़ते जाएंगे बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपको ये पता है कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं, जो कुछ भी इनपुट करते हैं वो डेटा होता है, जो कुछ भी इनपुट करते हैं वो डेटा होता है। और जो डेटा होता है ना, बिल्कुल मीनिंगलेस होता है। जैसे आपने 1 पुट किया, 1+2 पुट किया, तो आपने 1 1 पुट किया, प्लस पुट किया, 2 पुट किया, ये मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ये डेटा को प्रोसेस करके, जो कंप्यूटर होता है इस डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे 1+2 आपने इंटर किया तो जो 3 मिलेगा, ये आपका एक इन्फॉर्मेशन, एक आउटपुट है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब है। तो ये समझना है, कंप्यूटर के अंदर आप जो कुछ भी इनपुट करते हैं वो डेटा होता है। ठीक है, बिल्कुल। और रॉ मटेरियल, डेटा क्या अपना होता है? रॉ मटेरियल होता है। बेसिक फंडामेंटल समझ जाएंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी। रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए कंप्यूटर का नाम होता है डेटा प्रोसेसर। क्या होता है? डेटा प्रोसेसर। कंप्यूटर आगे से कुछ टाइप है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इसको सुनते जाइए। डेटा प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हमारा कंप्यूटर होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। यदि उसके अंदर प्रोग्राम नहीं रहेगा तो टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए कंप्यूटर का दूसरा नाम होता है प्रोग्रामेबल मशीन। ये चीज़ें मैंने पहले से टाइप करके रखी है आपके लिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर को हम डेटा प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है प्रोग्राम की सहायता से, इसलिए प्रोग्रामेबल मशीन भी कहते हैं। अब कंप्यूटर क्या कर रहा है? 2 काम कर रहा है। डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो डेटा को जो प्रोसेस करता है फिर कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है तो प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाले सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। अभी तक हमने 3 चीजें बताई कंप्यूटर के बारे में।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें आप जो भी डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए फिर डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, तो प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं। और इसको इस पूरे साइकिल को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन को डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। अभी जो डेटा था ना, ये मीनिंगलेस था, इसमें कोई मीनिंग नहीं था। जब आप पुट करते हो क्या मीनिंगलेस होता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मिलके आती है वो मीनिंगफुल होती है। ये क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। ठीक है, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना। ये क्या होता है, मीनिंगफुल होता है, इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अब ये डेटा जो बीच में कुछ होता है ना, ये प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस होकर के इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। द वर्क दैट इज डन ऑन द डेटा इज नोन एज प्रोसेसिंग। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेटा पे जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपके टीओ के पेपर में ही है ना, अदर स्टेट का मैंने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेटा किसे कहते हैं, मतलब प्रोसेसिंग क्या है। तो इनपुट किए गए डेटा पर जो कैलकुलेशन होती है या फिर जो कार्य होता है, इनपुट किए गए डेटा पर जो कैलकुलेशन होती है या फिर जो वर्क होता है उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। वही क्या होता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का जो साइकिल है आप बनाना चाहें तो ये वाला साइकिल है, डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन। टू टाइप्स के डेटा हो सकते हैं जो आप इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। एक तो न्यूमेरिक डेटा होता है, दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा और नॉन न्यूमेरिक डेटा में क्या अंतर है सर। न्यूमेरिक डेटा ऐसे डेटा को, देखो इसमें 0 से 9 तक के जो डेटा आते हैं न्यूमेरिक डेटा कहलाते हैं, बट इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को समझिए। वही नंबर कंसीडर किए जाते हैं जिन पर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। वही नंबर कंसीडर किए जाते हैं जिन पर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा के अंदर वही नंबर कंसीडर किए जाते हैं जिन पर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, भले वो नंबर 0 से 9 के बीच में, तो न्यूमेरिक डेटा में कंसीडर नहीं होंगे, न्यूमेरिक डेटा में कंसीडर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 66H ब्लॉक, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये किसी के घर का एड्रेस है, ये किसी के घर का या फिर किसी लोकेशन का एड्रेस है, जो भी है ना, किसी ऑफिस का, किसी के घर का एड्रेस है। अब इस एड्रेस पे आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉन न्यूमेरिक डेटा कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन न्यूमेरिक डेटा के कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन न्यूमेरिक डेटा के कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऐसा लिखा है कि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं 16,320 रुपए, ये सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी जब किसी को दी जाती है तो प्रॉपर कैलकुलेशन करके दी जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूमेरिक डेटा हो जाएगा। ये क्या होगा आपका न्यूमेरिक डेटा। जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए 520 रुपए हैं, तो 520 रुपए जो अकाउंट पे है ये भी आपका न्यूमेरिक डेटा में आएगा, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता होगा, इसमें भी कैलकुलेशन होती है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आएगा, न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आएगा। आ रही बात समझ में। तो न्यूमेरिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आ जाएंगे। तो क्विकली रिवीजन मारते हैं कि टू टाइप्स के डेटा होते हैं, न्यूमेरिक डेटा और नॉन न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में 0 से 9 तक के आते हैं, वही डेटा होते हैं जिन पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है। जिन पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की जा सकती वो नॉन न्यूमेरिक डेटा कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हम कंप्यूटर के बारे में समझ चुके हैं। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो कुछ ना कुछ तो डिवाइस होती होगी ना जिसके थ्रू डेटा को एंटर किया जाता होगा, तो उन डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनपुट डिवाइस होती हैं और आउटपुट डिवाइस होती हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनको अच्छे से समझना है आपको कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। एक बार देख लेते हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड अब क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अब जितने भी इनपुट डिवाइस मैं बता रहा हूँ ना, एक एक को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। पहले नाम देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, OCR यानी ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ये अब उसमें आपके फुल फॉर्म में पूछा जाता है। अब आजकल ना ट्रेंड बन चुका है, कैसे क्वेश्चन आएगा, व्यापक में आपने पेपर दिया होगा
तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जो आर है ओफीआर में आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ओफीआर में ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये थोड़ा सा फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ऑप्टिकल कार्ड रीडर। और एमआईसीआर क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओबीआर होता है ऑप्टिकल बार कोड रीडर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। ओएमआर होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ये आपको नाम सबके पता होना चाहिए, 2-3 बार पढ़ के लिखेंगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बहुत और इनपुट डिवाइस होता है, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्मार्ट कार्ड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस का काम करते हैं, है ना, जिससे अपन इनपुट देते हैं, जिससे हम कुछ देते हैं, इनपुट करते हैं, वो इनपुट डिवाइस आते हैं। जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये आपके इनपुट डिवाइस है, इनके नाम तो आपको पता होना चाहिए। क्विकली पढ़ लीजिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ओसीआर, एमआईसीआर, ओबीआर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ओएमआर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्मार्ट कार्ड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी बात आपको। ये आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब हम पहला इनपुट डिवाइस देखेंगे, कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम डिटेल में समझते हैं, इनके सारे की के बारे में। कीबोर्ड का जो डिस्कवर्ड किया गया था, क्रिस्टोफर लैथम वोल्फ ने खोज की थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टोफर लैथम वोल्फ ने खोज की थी, किसकी, कीबोर्ड की खोज की थी। बाकी कंप्यूटर की जो जनरेशन वाला टॉपिक होता है ना, उसको हम नेक्स्ट में ले लेंगे, अच्छे से देखेंगे उसको, ठीक है। बाकी हमें आज इनपुट और आउटपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट किए। क्रिस्टोफर लैथम वोल्फ ने डिस्कवर किया था कीबोर्ड को, ठीक है। अब एक कीबोर्ड का मैंने पिक्चर आपके सामने लिया है, इस पिक्चर को थोड़ा गौर से देखिए, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे देखिए, ये आपका F1 है। F1 से लेकर के F12 तक की होती है, इन की को बोलते हैं फंक्शन की। इनका स्पेशल वर्क होता है, हर एक की का अच्छे से हम देखने वाले हैं, हर एक की का फंक्शन हम देखेंगे। F1 से लेकर के F12 तक की जो की होती है फंक्शन की कहलाती है। ये यहाँ पास लिखा है EFC, ये आपका स्केप की कहलाता है, फार्ट होता है, EFC होता है, ठीक है। ये आपका बैक स्पेस की होता है, इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से बना होता है। ये आपका बैक स्पेस की होता है, लिखा भी रहता है बैक स्पेस इसके ऊपर, कुछ कीबोर्ड में लिखा रहता है, कुछ में नहीं लिखा रहता है, बैक स्पेस होता है। ये आपके जितने भी की होते हैं नेविगेशन की कहलाते हैं, है ना, नेविगेशन की कहलाते हैं। ये आपके डायरेक्शनल की कहलाते हैं, इनको भी नेविगेशन की कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। जो आपके ऊपर रो होता है, नीचे होता है, लेफ्ट और राइट होते हैं, ये आपके नेविगेशन की में ही आते हैं, ठीक है। और ये आपका न्यूमेरिक की पैड होता है, न्यूमेरिक की पैड होता है, यहाँ पास नमलाक होता है, ठीक है। ये आपके हैं अल्ट की, विंडो की, कंट्रोल की, ये कंट्रोल की है, विंडो की है, ये अल्ट की है, ठीक है। और सेम चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इतना बताने से कुछ काम नहीं चलेगा, सबको पता है। इनके यूजेस एक एक करके बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं, इनके यूजेस को एक एक करके हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ए से जेड तक की जितनी भी की होती है, जिसमें ABCD लिखा होता है, उसे अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं। 0 से 9 तक की जितनी भी की होती हैं उन्हें न्यूमेरिक की कहते हैं। और F1 से F12 तक की जितनी की होती है फंक्शन की कहलाती है। तो मोस्टली की तो यहाँ से पढ़ लिया हमने, A to Z अल्फ़ाबेटिकल की, 0 से 9 न्यूमेरिक की, और F1 से लेकर के F12 तक की जितनी भी की होती हैं वो फंक्शन की कहलाती हैं। आ रही बात समझ में, चलिए बढ़िया है। अब हम बात करेंगे सर नेविगेशन की या फिर कर्सर कंट्रोल की क्या होती है। इनको अपन नेविगेशन की भी बोलते हैं और कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं। नेविगेशन की के अलावा इनको हम कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अप एरो है, डाउन एरो है, लेफ्ट एरो है और राइट एरो है। हमारे पास ये एरो आपको दिख रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके लेफ्ट एरो है, इस एरो का काम क्या होता है, इस एरो का काम क्या होता है, आप साइड बाय साइड इनके पर्पस को लिख लीजिएगा, है ना, लिख लीजिएगा, PPT में दे दूंगा। इनका क्या काम होता है, ये आपके एक करेक्टर को ले जाएंगे, एक करेक्टर जैसा है ना, मान लीजिए यहाँ पर राम लिखा है और यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे एक एक लेटर कह सकते हैं। फिर 1 करेक्टर लेफ्ट जाने के लिए, किसके लिए होता है, 1 करेक्टर लेफ्ट जाने के लिए, ये हमारा लेफ्ट एरो की काम करती है, लेफ्ट एरो की काम करती है। ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन हमको मान लीजिए ये सबका ऐसे काम रहता है, समझ लेते हैं अच्छे से।
मान लीजिए राइट एरो की है, ये आपके राइट एरो की है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, 1 कैरेक्टर राइट जाने के लिए क्या हो जाएगा, 1 कैरेक्टर राइट जाने के लिए। 1 कैरेक्टर राइट जाने समझ में आ रहा है ना, 1 कैरेक्टर राइट जाने का मैं क्या बोल रहा हूँ, आई थिंक आ रहा होगा। जैसे हमने लेफ्ट में गया था, वैसे ही मान लीजिए यहाँ पास राम लिखा है और यहाँ पास कर्सर है, तो एक एक करके कर्सर हमारा जाता जाएगा, तो ये आपका राइट एरो की के काम आ जाएगा। तो लेफ्ट एरो की राइट एरो की समझ में आ गया। अब हमारा जो ये पेज अप की होता है, पेज डाउन की, मतलब पेज अप नहीं बोलेंगे, अप एरो की बोलेंगे और डाउन एरो की बोलेंगे। तो जो अप एरो की होता है इससे क्या होगा, अप एरो की से केवल एक लाइन आप ऊपर चले जाएंगे, एक लाइन क्या होंगे, एक लाइन आप अप चले जाएंगे, और इससे क्या होगा, एक लाइन आप डाउन चले जाएंगे। एक मान लीजिए कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक लाइन नीचे और एक लाइन ऊपर चले जाएंगे, इससे एक कैरेक्टर और इसमें एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, ये चीज़ पता चल गई। लेकिन मान लीजिए यही काम एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास जो की है, जैसे हमारे पास लेफ्ट एरो की है, अब इस लेफ्ट एरो की में कंट्रोल प्लस दबाते हैं, कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं। लेट्स सी, इसको देख लेते हैं अच्छे से कि हमारे पास मान लीजिए कंट्रोल के साथ में इस की को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ इस की को हम प्रेस करेंगे तो एक वर्ड मूव करेंगे। जैसे यहाँ पास मान लीजिए राम इज लिखा है, तो यहाँ पास फिर रहेगा तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। एक वर्ड हम लेफ्ट मूव करेंगे, मूव द कर्सर 1 वर्ड लेफ्ट, मूव द कर्सर 1 वर्ड लेफ्ट। कर्सर को एक वर्ड लेफ्ट लेने के लिए ये हम करते हैं, कर्सर को एक वर्ड लेफ्ट ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस कर लेते हैं। उसी तरीके से कंट्रोल प्लस ए वाली की आप करेंगे तो मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट, इसमें कर लेंगे मूव द कर्सर। अब मान लीजिए एरो के का यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल प्लस यदि अब जो हमारे पास अप एरो की है ना, लेफ्ट एरो की थी, डाउन एरो की है, राइट एरो की है, तो लेफ्ट एरो की को यदि हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ ऊपर जाएंगे, एक पैराग्राफ ऊपर जाएंगे। और यदि कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को हम प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ नीचे जाएंगे। आई थिंक ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है, ठीक है। कंट्रोल के साथ प्रेस करने पर क्या होगा, इससे एक वर्ड लेफ्ट, इसमें एक वर्ड राइट, और इसमें एक पैराग्राफ ऊपर, इसमें एक पैराग्राफ नीचे। ये आपके होते हैं नेविगेशन की या फिर कर्सर कंट्रोल की, इनको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सर होम की का यूज क्या होता है, आगे हम बात करेंगे होम की का यूज क्या होता है, ये सबको पता होगा। जैसे होम की का यूज बता देता हूँ, जस्ट मिनट। आप मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आपका कर्सर कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो आपका कर्सर कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अब मान लीजिए इतना पैराग्राफ आप पढ़ लिए, यहाँ पास आपका कर्सर है, तो होम की यदि प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर वर्तमान में जिस लाइन पर ब्लिंक कर रहा है, मान लीजिए यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो उस लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए होम की प्रेस करेंगे। जैसे आप होम की प्रेस करेंगे तो ये वाला कर्सर यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। तो होम की का यूज क्या होता है, सुनते जाइए इनको अच्छे से, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। होम की का यूज क्या होता है, आपका कर्सर वर्तमान में जिस लाइन में ब्लिंक कर रहा है उस लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए, लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए, इसमें पैराग्राफ की स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, उस लाइन के स्टार्टिंग में आएंगे। ऐसा नहीं कि हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आएंगे, अच्छे समझना। होम की का यूज करते हैं लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए। अच्छा, अब आपका मान लीजिए कंट्रोल प्लस होम प्रेस कर देते हो आप, कंट्रोल इसमें साथ में, पहले केवल आपने होम प्रेस किया तो लाइन की स्टार्टिंग में आ रहे थे आप, अब कंट्रोल प्लस होम प्रेस कर देंगे तो यदि कोई डॉक्यूमेंट या फाइल है तो उसकी स्टार्टिंग में आप चले जाएंगे, है ना। कोई 10 पेज की फाइल है, आप 5वें पेज में है तो पहले वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट या फाइल की स्टार्टिंग में आने के लिए, डॉक्यूमेंट या फाइल के स्टार्टिंग में आने के लिए आप कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करते हैं। इंड क्या होता है, जैसे इंड की क्या होता है, होम की यूज क्या था, उस आपका कर्सर जिस लाइन में ब्लिंक कर रहा है उस लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए, तो आप इसमें क्या होगा, इंड की में आपका कर्सर वर्तमान में जिस लाइन पे ब्लिंक कर रहा है उस लाइन के एंड में जाने के लिए, है ना, लाइन के एंड में जाने के लिए, लाइन के एंड में जाने के लिए, लाइन के एंड में जाने के लिए क्या होता है, एंड की का यूज किया जाता है, एंड की का यूज किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। कंट्रोल प्लस डी का, कंट्रोल प्लस एंड का यूज क्या होता है, सेम वही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट या फाइल के अंत में जाने के लिए। यदि आप 5वें पेज पे हैं तो आप 10 पेज की फाइल है 10वें पेज पे आप चले जाएंगे,
तो डॉक्यूमेंट या फाइल के अंत में जाने के लिए, लास्ट में जाने के लिए होता है। पेज अप और पेज डाउन तो पता ही होगा, कर्सर को 1 बाय 1 पेज ऊपर करेंगे पेज डाउन करने के लिए, तो पेज अप और पेज डाउन में तो कुछ है नहीं, है ना। पेज अप से क्या ऊपर तरफ कर्सर आपका जाएगा, पेज डाउन से 1 बाय 1 नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सर। होम की का यूज क्या होता है, आपका कर्सर वर्तमान में जिस लाइन पर ब्लिंक कर रहा है उस लाइन की स्टार्टिंग में आने के लिए होम की का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस होम क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट या फाइल की स्टार्टिंग में आने के लिए, स्टार्टिंग यानी पहले पेज पे आने के लिए। एंड की क्या होता है, आपका कर्सर वर्तमान में जिस लाइन पर ब्लिंक कर रहा है उस लाइन के एंड में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एंड क्या होगा, डॉक्यूमेंट या फाइल के एंड में जाने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। आगे हम बात करते हैं, कुछ स्पेशल पर्पज की होती है, उनके नाम याद रखिए। एक होता है कॉम्बिनेशन की 3 होती है, अल्ट होता है, कंट्रोल होता है और शिफ्ट होता है। अल्ट होता है, कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, 3 होती हैं। इनको मॉडिफायर की भी कहते हैं, इनको एडजस्टेबल की भी कहते हैं। तो पूछेगा कि मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट। कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी होती है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, अब हम बात करें टॉगल की 3 होती है, कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है। टॉगल का मतलब क्या होता है, जिसको अपन ऑफ कर सकते हैं, जिसको अपन ऑन कर सकते हैं, जिसको अपन ऑफ कर सकते हैं, जिसको अपन ऑन कर सकते हैं। तो कैप्स लॉक, जैसे मान लीजिए कैप्स लॉक आगे हम बताएंगे, वैसे भी इसमें कैप्स लॉक है। तो कैप्स लॉक में यदि आपने ऑन कर दिया, तो कैप्स लॉक जैसे आप ऑन करते हैं तो उस पर लाइट जलती है। क्या होती है, लाइट जलती है, और इसे आप कैपिटल लेटर में लिख पाते हैं। किस में लिख पाते हैं, कैपिटल लेटर में लिख पाते हैं। ठीक है, नम लॉक यदि आपने बंद कर रखा है, नम लॉक बंद करने से क्या होता है, नम लॉक बंद करने से जो आपका न्यूमेरिक की पैड है वो काम नहीं करता, इसलिए नम लॉक को चालू करना होता है, और ये आपका स्क्रॉल लॉक होता है। तो टॉगल की में 3 आती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो मैंने कैप्स लॉक के बारे में थोड़ा सा कहानी बता दिया कि जिसको आप कर लोगे तो कैपिटल लेटर में लिख पाओगे, ऑन रहेगा तो नहीं लिख पाओगे। जब आप ऑन रहता है तो लाइट जलती है इसके ऊपर। नम लॉक क्या होता है, नम लॉक आपने ऑन किया तभी आप न्यूमेरिक की पैड का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बाकी स्क्रॉल लॉक ये होता है। अब एक सवाल आया था कुछ एग्जाम में कि जो मान लीजिए ऐसा होता है, नम लॉक आपका ऑफ है, नम लॉक क्या है, ऑफ है। तो नम लॉक ऑफ होने पर जो न्यूमेरिक की पैड होता है वो किसकी तरह बिहेवियर करता है, वो आपका एरो की या फिर नेविगेशन की का काम करता है। एरो की या फिर नेविगेशन की का काम करता है, एरो की या फिर नेविगेशन की का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ पता रहना चाहिए, अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इंटर की क्या होती है, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपने कोई कमांड किया, आप ऑटोकैड के अंदर आपको लाइन, तो आपने लाइन आपको ड्रा करना, तो आपने लाइन प्लस लाइन के साथ आप इंटर दबाते हैं। तो इंटर क्या होता है, कमांड को रन करने का काम करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो फिर एग्जीक्यूटेबल की कहते हैं, कमांड रन, फिर कमांड रन कहते हैं। आपको कोई सा भी कमांड रन करना है तो इंटर साथ में दबाना ही पड़ता है। ये चीज़ आपने पढ़ी ऑटोकैड के अंदर। तो हमने ऑटोकैड में सारी चीज़ आपको अच्छे से बताई है, बहुत सारे कमांड बताए हैं, पता होना चाहिए, रिवीजन करते रहिएगा। तो इंटर की क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल की होती है कमांड रन करने के लिए। ठीक है, टैब की क्या होती है, टैब की को टेबुलेटर की भी कहा जाता है। टैब की काम क्या होता है, स्पेस, आपको कितना स्पेस देना है, स्पेस आप सेट भी कर सकते हैं, है ना। एक से ज़्यादा स्पेस देना है, जैसे आप जो आपके पास स्पेस बार होता है उसे थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हैं, लेकिन जो आपका टैब की होता है उसे आप ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं, उसमें स्पेस सेट भी कर सकते हैं कितना स्पेस आपको देना है। तो ये आपका होता है टैब की। मोर देन 1 स्पेस दे सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इससे इंडेंट फिट कर सकते हैं। इंडेंट फिट करने का मतलब है कि हमारा जो, फिर मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ लिखा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हमको यहाँ से लिखना है, तो ये आप इतना जो आपको खाली स्पेस रहता है ना, लास्ट में जो खाली स्पेस होता है ये आपका इंडेंट होता है, तो आप इंडेंट भी फिट कर सकते हैं। और कर्सर को स्क्रीन पर मूव करवा सकते हैं, किसके थ्रू, टैब की के थ्रू। दो इंपॉर्टेंट बात, स्पेस के लिए और इंडेंट फिट कर सकते हैं, साथ में कर्सर को स्क्रीन पर मूव करवा सकते हैं। ये आपके इंटर की का काम होता है। आगे हम बात करते हैं स्पेस की। स्पेस की भी स्पेस के लिए होता है। एक बहुत बड़ी की होती है आपके कीबोर्ड के अंदर जिस पर नेम नहीं लिखा होता, विदाउट नेम आपकी, इस पर नेम नहीं लिखा होता, और स्पेस के लिए ए भी होती है। आगे हम बात करें गाइस तो स्केप की आती है। कौन सा, स्केप की। स्केप की मैंने ऊपर दिखाया था आपको, EFC लिखा रहता है फार्ट में, ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, अब स्केप की के अलग अलग काम होते हैं, जैसे विंडो के अंदर अलग काम होता है, एक्सेल के अंदर अलग, पावर पॉइंट के अंदर अलग, वर्ड के अंदर अलग, और सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग काम होते हैं स्केप की का। तो मान लीजिए आप एक्सेल शीट है,
एक्सेल के अंदर क्या होता है, सारे के सारे आपके रो होते हैं। अब बहुत सारे रो मिलेंगे तो क्या बनता है, सेल बनता है। क्या बनता है, जो ए आपको एक बॉक्स दिख रहा है ना, ये आपका एक सेल होता है। तो सेल में एंट्री को कैंसिल करने के लिए आप कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं, उस डेटा के एंट्री को कैंसिल करने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। एस्केप की का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए पावर पॉइंट के अंदर आपको एक स्लाइड शो कर रहे हैं और उसको पॉज करना है, तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। तो एस्केप की का यूज एक्सेल के अंदर सेल की एंट्री को कैंसिल करने के लिए और पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो को पॉज करने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका एस्केप की अच्छे से हो गया। अब बात करते हैं सर इन्सर्ट की क्या होता है। टेक्स्ट ओवरराइटिंग, टेक्स्ट के ऊपर ओवरराइटिंग करने के लिए इन्सर्ट की का यूज करते हैं। इन्सर्ट की का नाम होता है टॉगल की। इन्सर्ट की को हम टॉगल की भी कहते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि जो आपकी टॉगल की होती हैं वो केवल 3 ही होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। हाँ भैया, आपकी जो टॉगल की होती है वो केवल कैप्स लॉक होती है, नम लॉक होती है और स्क्रॉल लॉक होती है। आपका इन्सर्ट की नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि कोई क्वेश्चन पूछे टॉगल की कितनी होती है तो आपको 3 बताना है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछे क्या हम इन्सर्ट की को टॉगल की कह सकते हैं, हाँ टॉगल की कह सकते हैं, क्योंकि इसको भी हम ऑफ और ऑन कर सकते हैं, ऑफ और ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विंडो की। विंडो की को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की, इसको कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। अच्छा सर कॉम्बिनेशन की में कौन कौन सी आती है, कॉम्बिनेशन की भी 3 होती है। अल्ट होता है, कंट्रोल होता है और शिफ्ट होता है। अल्ट होता है, कंट्रोल होता है और शिफ्ट होता है। अब इसके अलावा जो विंडो की होती है उसको भी हम कह सकते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन की। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। इससे क्या होता है, विंडो की से जैसे आप विंडो प्रेस करते हैं, लेट्स सपोज हम विंडो प्रेस करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आ जाता है, किसके लिए, स्टार्ट बटन लॉन्च करने के लिए, है ना, ऑफ और ऑन के लिए। ये आपको प्रेस करने पर आ जाता है। तो विंडो की है, स्टार्ट बटन लॉन्च करने के लिए होता है। आई थिंक आपको जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई है ना। इससे बाहर तो कुछ चीज़ें नहीं जानी चाहिए। बाकी तो कुछ ऐसा लगता है तो क्वेश्चंस में अपन देख लेंगे। क्रिस्टोफर लैथम वोल्फ ने कीबोर्ड का आविष्कार किया और मैंने इन कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बटन हैं, उन सबको हम आगे करके एक एक करके देखते रहेंगे, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थे आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम तो ये पढ़ रहे थे कि हम डेटा को इनपुट करते हैं, डेटा को एंट्री देते हैं। उसके लिए जो डिवाइस का काम आता है इनपुट डिवाइस, उन इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड तो हमारा ओवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे माउस के बारे में। ठीक है, माउस के बारे में, माउस क्या होता है। अब यहाँ पर आपसे कंफ्यूज नहीं होना, आपका इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि जितने भी आपके इनपुट डिवाइस हैं सारे पॉइंटिंग डिवाइस हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है कि जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। आगे हम एक एक करके आपको बता देंगे बस 5 मिनट में। माउस का दूसरा नाम क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस से आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, स्क्रॉल करते हैं, है ना, स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी इस पीपीटी को। ठीक है, स्क्रॉल कर सकते हैं, ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, ये सारे काम आप माउस के थ्रू कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है, कमांड को, कोई भी कमांड है उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है फिर रन करना है। जैसे आपका एंटर की काम करता है वैसे ही आपका लेफ्ट क्लिक काम करता है किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई भी फोल्डर है, ठीक है, वो कोई भी पीपीटी है, कोई भी फाइल है, उसकी प्रॉपर्टी चेक करना है तो उसमें राइट क्लिक करना होता है। किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना हो तो डबल क्लिक करना होता है। ठीक है, स्क्रॉल तो ऊपर नीचे करने के लिए होता है इस तरीके से। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को उठा के, मान लीजिए आप पास कोई मान लीजिए पीसी है आपके सिस्टम के अंदर, आप उसको उठा के यहाँ रखते हैं तो आपने ड्रैग करके क्या किया, ड्रैग ड्रॉप कर दिया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ठीक है, अब इसीलिए कंप्यूटर आपका जो माउस होता है इसे बोलते हैं पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। माउस को बोलते हैं पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। माउस में लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट क्लिक से प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, डबल क्लिक से फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। और इसका नाम इसीलिए होता है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। क्या होता है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप ये नाम पूछ सकता है। अब ट्रैक बॉल के बारे में बात करेंगे। हमारा ट्रैक बॉल भी क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। उसे हम क्या कह सकते थे, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। लेकिन ट्रैक बॉल का जो दूसरा नाम होता है अप साइड डाउन डिवाइस माउस। अप साइड डाउन माउस क्यों होता है,
माउस के पॉइंटर को मूव कराने के लिए होता है। ट्रैक बॉल किसके लिए होता था पहले? माउस के पॉइंटर को, पुराने माउस में देखने को मिलता था, माउस के पॉइंटर को मूव कराने के लिए, माउस के पॉइंटर को मूव कराने के लिए ट्रैक बॉल होता है ना। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस हम कहते हैं माउस को, एंड अप साइड डाउन माउस कहते हैं ट्रैक बॉल को, क्योंकि माउस के नीचे ही लगा रहता है माउस के पॉइंटर को मूव कराने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। एक कंप्यूटर में जब आप गेम खेलते हो तो गेम खेलने में मदद करता है, गेम खेलने में हेल्प करता है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस भी है और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। फिर लाइट पेन एक आपका इलेक्ट्रिक पेन है, इसे भी पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, और ये आपका इनपुट डिवाइस तो है ही। इससे क्या होता है, डेटा को आप डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं लाइट पेन की हेल्प से। ये आपका लाइट पेन या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने 4 इनपुट डिवाइस आपको बताए हैं। अभी तक हमने 4 आपको 5 बता दिए, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 5 इनपुट डिवाइस हम आपको बताए हैं। उनमें से पहला कीबोर्ड था, दूसरा माउस, तीसरा ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन। लेकिन उनमें से जो कीबोर्ड था वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं था। यदि हम पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो केवल ये 4 ही पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ये केवल 4 ही पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ये आपका होता है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। इनको नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, अब आज तो बात क्लियर हो गई होगी। मैंने बोला था ना सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन सभी इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होते। कीबोर्ड नहीं होता, ऐसे बहुत सारे और नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के बारे में। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, या फोटो या फाइल को स्कैन करता है। अब कोई भी चीज़ स्कैनर स्कैन करता है ना, तो इसकी खासियत है, जैसे फोटो हो या फिर फाइल हो या टेबल हो, ग्राफ हो, इमेज हो, एक पिक्चर के फॉर्मेट में स्कैन करता है। किस फॉर्मेट में स्कैन करता है? पिक्चर के फॉर्मेट में क्या करता है, स्कैन करता है। इस बात को ध्यान रखना है। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये क्या होता है? जैसे मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ OCR क्या होता है। जैसे आपसे मान लीजिए आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, और आपको इंग्लिश की जब बुक पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कोई सेंटेंस नहीं बन पा रहा, कोई टर्म नहीं बनता, तो आपके पास बहुत सारे ऐप होते हैं, या फिर गूगल लेंस से आप स्कैन करते हैं। गूगल लेंस से स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद उसको आप सर्च में डाल देते हैं। तो OCR वहाँ पर जो सिस्टम काम कर रहा होता है ना, OCR होता है। OCR टूल इज यूज टू कन्वर्ट स्कैन डॉक्यूमेंट और इमेज इनटू सर्चेबल या फिर रिकॉग्नाइजेबल मशीन रीडेबल डेटा। मतलब OCR एक टूल होता है जिससे आप कोई भी इमेज जो आप स्कैन कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर रहे हैं, उसको सर्चेबल बना देता है, सर्चेबल बना देता है। तो आप अभी कई बार किए होंगे गूगल लेंस, गूगल से यूज किए होंगे। तो गूगल लेंस में क्या होता है, ये पता है आपको ना? गूगल लेंस में क्या होता है? गूगल लेंस से आप स्कैन करेंगे, फिर सर्च में डाल देता है, आपको रिजल्ट मिलता है। तो जो सिस्टम काम करता है OCR होता है। रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आपके मान पास मान लीजिए कोई PDF है, जैसे हम आपको PDF देते हैं। अब इस PDF से मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी PDF के इस डेटा को आप कॉपी करना चाहते हैं। आप यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको कॉपी करने के लिए बनाना है, तो PDF को टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, एडिटेबल फॉर्म में इसको आप एडिट कर सके। एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो टूल यूज होता है वो आपका OCR होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमारे पास कितने हो गए थे? 5 तो पहले ही हो गए थे ना, 4 हुए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या है ना, टाइपिंग एरर है। 4 जो एफ्टिंग में था, 5वां अपना लाइट पेन था, ये 6वां नंबर होगा अपना, ये 6वां नंबर होगा, ये 7वां आउटपुट डिवाइस होगा। नेक्स्ट आप जो पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, 8वां आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, BCR क्या होता है? बार कोड रीडर होता है। इसको तो कई बार आप देखे होंगे बार कोड रीडर को, जैसे आप मॉल्स में कहीं शॉप में जाते हैं, तो बस इसके प्राइस वगैरह देखना है, तो आप लोग क्या करते हैं, BCR को लेकर के आते हैं और स्कैन करके बता देते हैं कि प्राइस क्या है। इसमें पूरा डेटा निकल के आ जाता है।
ये आपका बार कोड रीडर होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मॉल में वगैरह में यूज़ होता है, मॉल वगैरह में यूज़ होता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ना, प्रोडक्ट वाले सामानों में जो लिखा रहता है बार कोड रीडर, बुक्स वगैरह में भी लिखा रहता है सारी चीज़ें। तो एक बार कोड रीडर होता है, स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब हम बात करेंगे OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, पहले के टाइम पे जैसे अभी तो ऑनलाइन पेपर होने लग गए हैं, बहुत सारे पेपर ऑफलाइन होते हैं जिसमें गोला को भरा जाता है पेंसिल या पेन की मदद से। तो उसको रीड करने के लिए जो फेडेड पार्ट होता है, फेडेड पार्ट किससे, चाहे वो आपका पेंसिल से हो चाहे वो आपके पेन से हो, वो फेडेड पार्ट को रीड करने के लिए OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ये आपका OMR होता है। VCR मैंने बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है। आगे हम बात करेंगे MICR क्या होता है। MICR भी आपका इनपुट डिवाइस है, जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना वो सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये अपना 9 नंबर का हो जाएगा, नंबरिंग पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, बाई मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। MICR क्या है, आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब MICR क्या होता है, वो उस एक स्पेशल कैरेक्टर को ही पढ़ता है, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है ना, मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को ही पढ़ता है, सारे कैरेक्टर को नहीं पढ़ता। फर कहाँ लिखा होता है, जैसे आप चेक देखे होंगे, चेक, ये यहाँ पर IFSC कोड दिया है, यहाँ पर आप देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिए हैं, कुछ तो आप समझ में आ रहे होंगे कि 9500203 लिखा है, लेकिन कुछ कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं। इसको रीड करने के लिए, जो काम में आता है वो आपका होता है MICR। क्या होता है MICR, क्या होता है फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको रीड करने का काम आता है, यानी बैंक के चेक के बॉटम में, इसलिए मैंने इमेज ले रखी है दिखाने के लिए आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस तो आपके हो गए, अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। कुछ आउटपुट डिवाइस हमारे पास है, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडसेट है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, ये हमारे सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब आपको डायरेक्टली नाम याद रखना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कौन इनपुट डिवाइस है कौन आउटपुट डिवाइस है। तो पहला आपका क्या होता है, मॉनिटर, चलिए साथ साथ में याद रखिए, मॉनिटर। दूसरा आपका प्रिंटर होता है, फिर प्लॉटर होता है, प्रिंटर के बाद क्या होता है, प्लॉटर होता है, फिर आपका प्रोजेक्टर होता है, क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, फिर आपका आता है स्पीकर। आप इतने नाम याद रखिए, कम से कम 5 है ना। तो 3 तो सेम ही है, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, पी से 3 आ जाएंगे, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर और आपका स्पीकर। ये क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में कि ये आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। जैसे हमें कुछ आउटपुट मिलता है, मॉनिटर को VDU भी बोलते हैं, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पूछा हुआ है मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, या फिर VDU पूछ देगा कि VDU क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर VDU में बोल देगा कि डी क्या रिप्रेजेंट करता है, वहाँ डायनेमिक डिस्प्ले डिस्टेंस कुछ भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, मॉनिटर का जो दूसरा नाम होता है ना, मॉनिटर का जो दूसरा नाम होता है वो आपका होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी नहीं होता। प्रिंटर का होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर का होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी में देता है प्रिंट करके, मॉनिटर आपको इमेज के फॉर्म में देगा, यानी पिक्सल के फॉर्म में देगा, इसलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर में जितने भी शो होने वाले पिक्चर होते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन पे जितने भी शो होने वाले पिक्चर होते हैं, सब डॉट से मिलकर बने होते हैं, है ना, उन डॉट को अपन पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर पे शो होने वाले जितने भी पिक्चर होते हैं सारे के सारे डॉट से मिलकर बने होते हैं, और उन डॉट को अपन क्या बोलते हैं, पिक्सल कहते हैं। अब जो पिक्सल होता है ना, इसका कलर चेंज होता रहता है, पिक्सल के कलर के चेंज होने को रिफ्रेश होना कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रेश होना। और जितने नंबर आप पिक्सल होंगे उतना अच्छा रिजोल्यूशन होता है। अब रिजोल्यूशन का रिलेशन किससे, नंबर ऑफ पिक्सल से, ठीक है। और जो पिक्सल होती है वो डॉट से मिलकर बनी होती है। अच्छा, आपको रिजोल्यूशन बढ़ाना, तो रिजोल्यूशन बढ़ाने की जो प्रोसेस कहलाती है वो अप सैंपलिंग कहलाती है। रेजोल्यूशन को बढ़ाने की प्रोसेस को अप सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। किसी भी मॉनिटर की पिक्चर जो क्वालिटी होती है उसके रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है, और रेजोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, पिक्सल पर डिपेंड करता है। तो मॉनिटर के बारे में ये स्टोरी पता होना चाहिए कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं।
मॉनिटर की स्क्रीन पे शो होने वाली जितनी भी पिक्चर होती हैं वो डॉट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, वो डॉट से मिलकर बनी होती है, उन डॉट को ही अपन पिक्सल कहते हैं, ठीक है। पिक्सल का कलर चेंज होता रहता तो उसे रिफ्रेश होना कहते हैं। नंबर ऑफ पिक्सल, रेजोल्यूशन। अब सैम्पलिंग क्या होता है, रेजोल्यूशन बढ़ाने के प्रोसेस को ही आप सैम्पलिंग कहते हैं। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हम लिखे हुए हैं, है ना। मॉनिटर का अलग बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही आपके इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान में रखिए। फुल फॉर्म है CRT, कैथोड रे ट्यूब होता है। LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड LED होता है। और TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। हमारे साथ 5-5 बार बोलिए, आपको क्लास में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। 5 बार बोलिए, एक बार लिख के याद हो जाएगा। अच्छा सर भाई, आपने अब 2-3 चीज़ें बताई हमें, अभी क्या क्या हमने बताया जस्ट अ मिनट। अभी हमने स्टार्ट किया आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में हमारा पहला खत्म हुआ है मॉनिटर यानी वीडियो। आगे हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। मॉनिटर हमारा क्या था, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस था, तो हमारा प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है भैया। ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। कितने टाइप के होते हैं प्रिंटर, 2 टाइप के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, ब्रीफ में जान लीजिए, रिबन और स्ट्राइक मेथड काम करता है। रिबन एंड स्ट्राइक मेथड काम करता है, ठीक है। 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 टाइप के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है। बस इनके नाम ही इंपॉर्टेंट है, कौन किसके टाइप है, यहीं से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के 3 टाइप होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 टाइप होते हैं, इंजेक्ट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि थर्मल प्रिंटर कौन सा है, इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है, किसका टाइप होता है। आपसे पूछेगा चैन प्रिंटर किसका टाइप होता है, इंजेक्ट प्रिंटर का टाइप है कि लाइन प्रिंटर का। तो आपको बहुत ही शिद्दत तरीके से इसको याद करना है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और आपका थर्मल प्रिंटर, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना, इसका दूसरा नाम भी होता है सीरियल प्रिंटर। क्या होता है, सीरियल प्रिंटर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। और जो आपका लेजर प्रिंटर होता है ना, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे बोलते हैं पेज प्रिंटर। क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर्स, पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं। तो इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे स्पीकर। स्पीकर किसके लिए यूज किया जाता है, स्पीकर हम साउंड के लिए यूज करते हैं। तो स्पीकर का जो साउंड कार्ड होता है ना, साउंड कार्ड किसके साथ अटैच होता है, मदरबोर्ड के साथ में। और मदरबोर्ड के 2 और नाम होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, सिस्टम बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड। सिस्टम बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड। और स्पीकर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। अब बात करें प्लाटर, प्लाटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। हमको लार्ज स्केल के अंदर प्रिंटिंग वर्क करवाना है, बड़े बड़े फ्लैग्स बनवाने, बड़े बड़े बैनर बनवाने, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनवानी है, उसके लिए अपन प्लाटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लाटर का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर भी आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। जिस तरीके से मॉनिटर होता है वैसे ही प्रोजेक्टर होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस में जो कुछ भी मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपको सभी इनपुट डिवाइस के नाम याद होना चाहिए और आपको सभी आउटपुट डिवाइस के नाम होना चाहिए, ठीक है। इनका वर्क क्या होता है, इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इनके नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके ना, कंप्यूटर एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत डिटेल में है। तो कुछ हम फुल फॉर्म फटाफट कर लेते हैं, डेली करेंगे तो अच्छे से हमको याद हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए फुल फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, वो तो मैंने बता ही दिया आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
बहुत ही अच्छे से याद करना है। कई बार पेपर में जब याद नहीं रहता तो वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। यूएफबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बफ होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? विटाल इंफॉर्मेशन अंडर फीज। टीसीपी, अब टीसीपी बोलेंगे सर दासिबल पॉइंट होता है, अच्छी बात है, दासिबल पॉइंट है। कुछ बच्चों ने नाम भी दिया है टेक केयर पॉइंट, है ना। तो क्या होता है, लाइफ में कुछ भी करो, काम आप करो, नाम आपको जो उस प्रोडक्ट को जो उस पर, जैसे मान लीजिए हमने जो काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, नाम तो हमने दासिबल पॉइंट रखा। अब इसका जो नाम तो दासिबल पॉइंट है, इंस्टीट्यूट का नाम है, लेकिन एक्चुअल में क्या वर्क करता है ये स्टूडेंट ही नाम देते हैं टेक केयर पॉइंट। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी आप काम करते जाइए, बाकी नाम आपके हो जाएंगे, ठीक है। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दो दो बार बोलिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे हम बात करेंगे यूपीएफ क्या होता है। यूपीएफ का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ठीक है। एफएटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एफएमपीएफ का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब। डीईसी आपका होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। एफएपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डीडीएफ का फुल फॉर्म होता है डिजिटल डेटा स्टोरेज। कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। एफपीआई का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। क्या होता है? एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस। एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, ठीक है। एचजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हमने आपको बताए हैं। इन फुल फॉर्म को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे जो भी टॉपिक हैं आपके बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मेमोरी कवर करेंगे, पहले मेमोरी कवर करेंगे। मेमोरी वाला टॉपिक जब अच्छे से हो जाएगा तो फिर हम जनरेशन पढ़ाएंगे। जनरेशन कंप्लीट होने के बाद एमएस ऑफिस पढ़ाएंगे। एमएस ऑफिस पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको देख लीजिए। यदि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, कोई सी भी ऑब्जेक्टिव वाली बुक है व्यापम की, उससे आप क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। क्योंकि सारा चीज एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही टॉपिक के अंदर नहीं हो पाता, टाइम कम है। तो क्वेश्चन तो हम आपको करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आप खुद से लगाने का प्रयास करिए, ताकि जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उसको आप अच्छे से याद रख पाए। सिलेबस टाइम से हो जाएगा, परेशान नहीं होना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीट कोर्स का एक्सेस आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।